गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Please confirm for audio and video. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आवाज नहीं आया सर, फिर से। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। वीडियो के लिए फिर से बोलना पड़ेगा क्या सभी को? इजहार सलोनी अंजलि रजनीश अभिषेक गुरमीत आवाज आपका धीरे धीरे आ रहा है सर। भाई धीरे बोल ही रहा हूँ इसलिए धीरे आ रहा हूँ। बिट्टू अंकित तुलसी रोहित मोनू प्रियांशु खुशबू अंकित। पिछली क्लास से भी कम लोग हैं आज तो। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? किसी को? यहाँ डाउट क्लियर है अब? हाँ डाउट क्लियर है अब? ये वॉइस नहीं आ रही क्या? भाई यस या नो में आंसर करना होता है आप लोग को सारे सारे। यस सर, आवाज आ रहा है। मैं इजहार को 3 बार पूछ चुका। इजहार प्रेजेंट हो क्लास में नहीं हो? सर आपका आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा है यार। नहीं आ रहा है आवाज? आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। भाई तो एक बार फिर से रीज्वाइन करो। बाकी सभी लोगों को आवाज आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? ये सर आ रही है। नहीं आ रही। अब आ रहा है सर, सर आवाज। आ आ रहा है आवाज सर। सभी को दिक्कत आएगी तो मेरे साइड से दिक्कत है, अदरवाइज तुम्हारे साइड में प्रॉब्लम है। चेक कर लेना बाबा, बीच में बता देना इन केस अगर वॉइस से। लास्ट क्लास से रिलेटेड डाउट किसी को? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़िए सर। पक्का कोई डाउट नहीं है? भाई टाइम पास मत करना, ये ध्यान रखना। जिन्होंने मुझसे पहले क्लासेस ली हैं उन्हें पता है मैं हर एक चीज का क्वेश्चन भी पूछता हूँ। तो ये ध्यान रखना, काउंटर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और अगर ये बोलने के बाद सर को मुझे डाउट है ही नहीं, उसके बाद उस टाइम पे बता नहीं पाए पर तो फिर दिक्कत। तो डाउट अगर हो तो ओपन चांस है, कभी पूछ सकते हो आप। बट एक बार मना कर देने के बाद मैं दोबारा चांस नहीं दूँ। जब तक ओपन है तब तक तो पूछ सकते हो। अगेन पूछ रहा हूँ, किसी को लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? सर अभी जो इंटरफेस खुला है उसको हम लोग कैसे खोलेंगे? अभी जो ओपन है ये इंटरफेस। अच्छा, ये लॉगिन करके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है आपको इनकम टैक्स का।
तो हम पोर्टल का एक बार ओवरव्यू लेंगे तब उसको सीखेंगे। ओके सर। इसके लिए आपके पास आईडी होना चाहिए। आईडी आपका पैन नंबर होता है, किसी का भी जिसका भी आप लॉगिन इंटरफेस यूज कर रहे हो, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो। यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम के बाद यहाँ पे पैन नंबर आ रहा है, तो ये जो पैन नंबर है यही इनका आईडी होता है। और आईडी के साथ साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। नहीं कोई गल है। तो होम पे जाना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो, इनकम टैक्स टाइप करना है, पहली साइट आएगी जहाँ पे आपको वेरीफाई करना है ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन के, यहाँ राइट हैंड साइड में आपका ऑप्शन आएगा, तो यू हैव एन अकाउंट, रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड, यानी कि ये पूछता है पैन नंबर के थ्रू, जो ऑलरेडी हम जिसका यूज कर रहे हैं वो पैन नंबर हमने डाल दिया, कंटिन्यू करके फिर आपसे ये कंफर्म करवाएगा एक्सेस के लिए, सिक्योर एक्सेस। इसको जब आप टिक करके आगे बढ़ेंगे फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिक्स किया होगा वो सेम पासवर्ड आप डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये सेम पोर्टल पेज आपका, जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, डैशबोर्ड खुल जाता है, इनकम टैक्स का डैशबोर्ड। ठीक है, यस सर। अगर आपको स्टार्ट से करना है कि हाँ सर मुझे कैसे करना था, तो रजिस्ट्रेशन का जहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। सारी चीजें उसमें नॉर्मल डिटेल्स जाती है, जैसे अगर आप अपना खुद का किसके किसके पास इनकम टैक्स का यूजर आईडी पासवर्ड है, आई थिंक मैंने वेब बैच में सबका क्रिएट भी करवाया था। यस सर। जिनके पास नहीं है, आप अपना खुद का भी इनकम, अगर आपके पास इनकम टैक्स पैन है तो आप पैन के थ्रू अपना यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी स्टेप्स हैं उसमें, नॉर्मल ज़्यादा कुछ करना नहीं होता आपको, बस पैन की डिटेल, आधार की डिटेल्स, ये सब डाल करके, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने से ये होता है कि इन केस अगर आपको आगे चल के इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो तो आप इजिली कर सकते हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ना ही आप किसी भी पर्सन का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला स्टेप ही है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, लॉगिन आईडी जो भी होगा वो हमेशा पैन नंबर होगा। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट वो कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिससे वो जाना जाए एज पर इनकम टैक्स। रेजिडेंट के केस में हमेशा पैन नंबर ही होगा, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन, हमेशा उसका पैन नंबर ही होगा यूजर आईडी। ठीक है, ये सर यस सर। अगर कल की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो आपको माइंड में हो गए होंगे, से जैसे हमने कल डिस्कस किया, इसमें मुझे पहले ये जानना है कि अगर मुझे टीडीएस टीसीएस चेक करना है तो मैं कहाँ चेक कर सकता सर जी फॉर्म सर 16 20 हूँ? वन बाय वन चैट बॉक्स के साथ मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? फॉर्म 16, ओके, सभी का आंसर फॉर्म 16 है। यस सर। प्रियांशु ने आंसर किया फॉर्म 16 एंड 26 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का स्कोप भी खत्म कर दिया सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो ही, मतलब 26 है भी बता देता हूँ सर। इन केस, मैं इसी में ऐड ऑन करता हूँ, इन केस फॉर्म 16 नॉट अवेलेबल,
देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फॉर्म 16 अवेलेबल ही नहीं है, ना पार्टी दे रही है आपको, ना सामने वाले ने इशू किया। 26 AS, 26 AS and AIS, 26 AS, 26 AS। पहला आपने बोला कि सर पहला है 116, इन केस ये नहीं अवेलेबल है तो सर आप 26 AS में देख सकते हैं। अच्छा, प्रफुल सही है, प्रफुल आपका भी, दिव्यांशु आपका भी आंसर से 26 AS में हम देख सकते हैं। किसी ने ऐड ऑन किया था इसमें, हाँ मुझे, ठीक है 26 AS। AIS TIS दो लोगों ने बोला है मुझे। तो प्रियांशु ने बोला है, लेकिन चलिए केवल प्रियांशु ने कंफर्म किया AIS TIS। आप बोल रहे हो कि सर अगर 26 AS, एक तो 26 AS और करके मैं लिख सकता हूँ AIS TIS, है ना, या फिर 26 AS का ही अल्टरनेटिव है AIS TIS। प्रियांशु आप क्या कहना चाह रहे हो, दोनों ही बोल रहे हो या फिर दोनों में से कोई एक भी देख सकते कोई एक भी देख सकते हैं। हो? ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। मेरा मेन क्वेश्चन जो आज पूछने का था वो ये है, इन केस जहां मेरे पास फॉर्म 16 है ही नहीं, मतलब या तो फॉर्म 16 इशू नहीं हुआ, दो चीजें, और या फिर आपको रिसीव नहीं हुआ। रिसीव मतलब आप, जिस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट किया था उसने आपको सर्टिफिकेट इशू करके नहीं दिया, इस वजह से आपका फॉर्म 16 नहीं है आपके पास। बट इसमें मैं पहला केस लेना चाहूंगा जब आपको फॉर्म 16 इशू ही नहीं हुआ। रिसीव वाली कंडीशन तो आप छोड़ दो, रिसीव वाले केस में क्या होगा कि हो सकता है उन्होंने फॉर्म 16 आपको दिया ना हो, बट पोर्टल पे उन्होंने ऑलरेडी आपका टीडीएस डिपॉजिट कर दिया, टीडीएस या टीसीएस। अगर वो डिपॉजिट हुआ है तब तो आपके पास ये वे है 26 AS AIS TIS आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। बट एक्चुअल में फॉर्म 16 इशू ही नहीं हुआ, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि इन केस एक पर्सन है जो सैलरी रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या है, इनको सैलरी ऑलरेडी रिसीव हो रही है, इनको जो सैलरी रिसीव हो रही है मान लीजिए अराउंड 3 lakhs, बट 3 लाख आप देखोगे तो एक तरीके से बेसिक एग्जामिशन लिमिट से भी अबव है। नॉर्मल सिटीजन हम इन्हें मानते हैं, ये पर्सन नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं है। सभी को वॉइस में ऊपर से डिस्टर्बेंस है क्या? ना सर आवाज आ रहा है। सर वॉइस क्लियर। गुरमीत एक बार फिर से रिकनेक्ट करना। गुरमीत और इजहार आप दोनों को इशू आ रहा है, बाकी अगर सभी को आ रहा है तो मैं अपने साइड से चेक करूंगा, अदरवाइज मेरे साइड से सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है मुझे। सो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, एक मिस्टर एक्स है जिनकी जो सैलरी है वो 3 लाख पर एनम है, और ये नॉर्मल सिटीजन। चलिए ऊपर से कितना बताते हैं सर? सॉरी, तो ऊपर से कितना बताते हाँ हैं? भाई, नॉर्मल तो 2.5 लाख ना बता, 2.5 लाख। मैंने एग्जांपल लिया है भाई, ये तो मैं सैलरी बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ नॉर्मल सिटीजन के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख। यस सर। नॉर्मल के लिए 2.5 लाख है ना, तो इनकी सैलरी तो 3 लाख है जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अबव है। यस सर। ठीक, बट क्योंकि इनका कोई भी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट नहीं हुआ, इनकम तो उतनी है नहीं, टीजे टीसीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है कि इनका ना डेटा फॉर्म 16 में अपलोड नहीं करती। फॉर्म 16 में डेटा अपलोड ही नहीं किया,
अब फॉर्म 16 में अगर डेटा अपलोड नहीं किया तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि सर इनकी 3 लाख की इनकम। फॉर्म 16 आपने जैसे क्वेश्चन ऊपर मैंने पूछा था तो आपका आंसर था सर फॉर्म 16 में अगर नहीं शो हो रहा टीजीएस टीसीएस तो हम 26 एएस में देख एआईएस टीआईएस में इंफॉर्मेशन देख लें। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर्म फॉर्म 16 इशू ही नहीं हुआ, ना इशू होने के चलते आप इनकी सैलरी या फिर इससे रिलेटेड टीडीएस टीसीएस आप वेरीफाई कैसे करोगे। वेटिंग फॉर द आंसर्स। सर एआईएस में तो सारी इंफॉर्मेशन भी रहती है ना। कैसे? एआईएस में और डीआईएस में मैंने आपको कल बताया था कि वो एक इंफॉर्मेशन है जो आप कहीं पर रिपोर्ट करोगे वो आएगा, जिसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही वो इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे। आप सोचो वहां पर डिविडेंड का अमाउंट भी आ रहा था, कल हमने देखा था, तो डिविडेंड तो कहीं ना कहीं कंपनी से रिपोर्ट हुआ है तभी तो आ रहा है ना। जिस फॉर्म 16 को आप एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट ही नहीं करा वो आप इन्फॉर्मेशन एआईएस टीआईएस में पाओगे कैसे, मिलेगा ही नहीं, ना ही 26 एएस में रिफ्लेक्ट करेगा। आपको ऐसे केसेस भी देखने के मिलेंगे, ये तो भी 3 लाख का एग्जांपल लिया है मैंने, मैं इस सैलरी को रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं इस सैलरी को बढ़ा करके कर दे रहा हूँ 8 लाख। 8 लाख भी अगर मैं कर दूं नॉर्मल सिटीजन के हिसाब से, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में है, उसकी इनकम 8 लाख के आसपास है, उसके पास कुछ फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं तो वो इस ऐसे स्लैब में आ जाएगा जहां उसको रिबेट मिल जाएगी 7 लाख तक। आई थिंक आप लोग को ही पता होगा रिबेट है कुछ, जो भी अमाउंट सर तो न्यू 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 स्लिप के लिए सर 7 लाख तक सर, ओल्ड के लिए 5 लाख तक है सर। हाँ, ओल्ड के लिए 5 लाख तक है और न्यू के लिए 7 लाख तक। तो मान लीजिए कि रिबेट उसको मिल जाता है जिससे उसका टैक्स स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं लग रहा और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब आपको ये चेक करना है कि सर ये जो 8 लाख उसने एक्चुअल में कमाए हैं या 8 लाख से ज्यादा कमाए हैं, टीडीएस टीसीएस है ही नहीं, मान लीजिए उसका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो उसने फॉर्म 16 में भी रिपोर्ट नहीं किया हो। जनरली कंपनीज ऐसा फॉलो करती है, कंपनीज भी करती है, एम्प्लॉयर सामने वाला छोटा एम्प्लॉयर है तो वो भी ये फॉलो करता है कि सैलरी भले 8 लाख दे रहा हो बट वो टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट ना कर रहा हो फॉर्म 16 के जरिए। इस केस में आपके पास वे क्या होगा जिससे आप वेरीफाई करोगे सर इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्योंकि एआईएस टीआईएस में 8 लाख रुपए आएगा ही नहीं, एआईएस टीआईएस आपको जीरो दिखाएंगे, एआईएस टीआईएस के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। फॉर्म 16 और 26 एएस तो भूल जाओ, टीडीएस कटा नहीं तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली नील होगा। एआईएस टीआईएस जहां एक मेन इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है वहां पे भी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उस केस में कहाँ से ढूंढोगे। मैंने 3 ही मेथड बताए थे, मैंने आपको बोला था कि 3 जगह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसे केसेस में जहां पे सर आप अपने आसपास भी देखना, जिस एरिया या जिस साइड से आप बिलोंग करते हो वहां पे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स होंगे, गवर्नमेंट में जो काम कर रहे होंगे वहां पे उनका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं हो रहा, या फिर प्राइवेट में होंगे उनका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं हो रहा। ऑल्दो उनकी अर्निंग जो होगी ना वो 5 लाख 8 लाख 10 लाख ऐसे होगी approx। उनके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उन्हें टीडीएस टीसीएस की लिमिट में छूट मिल जाए, उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करते सामने वाले, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि सर सैलरी उनकी 8 लाख की है 10 लाख है या फिर कैसे। ये क्वेश्चन क्या वे हो सकता है, वही सीखना। कल के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कोई आइडिया किसी को, कल डॉक्यूमेंट बताया था ना लोगों ने, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सर उनके उसी बेस पैन पे ही कार्ड कोई ना से। कोई आइडिया। उनके पैन कार्ड से कहाँ से देखोगे आप, पैन कार्ड से कहाँ देखोगे। सर बैंक जैसे बैंक उनको अकाउंट में मैं कितनी आपको अपना सैलरी आ रहा पैन है कार्ड पर शेयर मंथ। करता हूँ, मैं आपको पैन कार्ड अपना शेयर करता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं मेरी इनकम कितनी है। नो सर। पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल, इसके अलावा आधार कार्ड। प्रियांशु आपने बैंक अकाउंट बोला है क्या। यस सर। सर एआईएस टीआईएस तो आपने कल बताया था। क्या बताया था एआईएस में। सर मैं पूछी थी वाला क्वेश्चन कि अगर वो अगर ना दे अपना इंफॉर्मेशन तो आप बोले थे कि एआईएस टीआईएस से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने ये चीज बोली ही नहीं, ये देखो आप अभी आज के डिस्कशन में भी मैंने आपको बोला है कि फॉर्म 16 उससे रिसीव नहीं हुआ, ये वो वाला केस था जो हमने कल डिस्कस किया था।
कि सामने वाला बंदे को रिसीव नहीं हुआ या फिर वो देना नहीं चाह रहा है, ये वो केस है। बट मैं दूसरा केस अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि जब फॉर्म 16 इशू ही नहीं हुआ है, सामने वाले ने टीडीएस में फॉर्म 16 में रिपोर्ट ही नहीं करा कुछ, और विदाउट रिपोर्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। अगर मैं आपके साथ जूम लिंक, आपको क्लासेस की जूम लिंक आपके पास शेयर ही ना हो, तो आप जूम लिंक में ज्वाइन कैसे करोगे? है कि नहीं? वॉइस डिस्टरबेंस लग रहा है क्या यस आप सर। लोगों को? नो सर। जिन सर लोगों को थोड़ा वॉइस का लाउडली बोलिए डिस्टरबेंस, सर, आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, ऐसा भी है कुछ? हम लोग के end से तो ठीक है। क्या ऐसा, मैं आपको जस्ट जो कल हमने डिस्कस किया था सलोनी, आपने पूछा था, वो ये केस था जब सामने वाले पर्सन के पास सब कुछ होने के बावजूद वो आपको दे नहीं रहा है। वो बोल रहा है मैं फॉर्म 16 आपको नहीं दूंगा, मुझे मिला नहीं है, ये है वो सब चीज, बट उसके पोर्टल पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। आप इजिली, क्योंकि अगर उसका टीडीएस चीज से डिडक्ट हुआ है, 1 रुपया भी डिडक्ट हुआ है, तो भी पोर्टल पे वो चीजें आपको दिखेंगी। वो आप AIS TIS में भी देख लोगे, 26 AS में भी देख लोगे, दोनों से आप वेरीफाई कर सकते हो इन केस वो फॉर्म 16 अगर आपको नहीं दे। मैं आपको केस बोल रहा हूँ कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि सर एम्प्लॉयर ने ना मेरा टीडीएस काटा ही नहीं, ना मुझसे आज तक कोई डिक्लेरेशन पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, बस मुझे हर महीने वो पैसे में कैश में या फिर बैंक में मुझे सैलरी दे दो, तो वो कैसे आप वेरीफाई करोगे कि सर मुझे सैलरी इतनी उस पर्सन को मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करोगे? सर AIS में तो रिगार्डिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट तो सारी डिटेल दी होगी। नहीं, देखो, एक, इसके अलावा आप एक दो अगर कोई ऑप्शन अगर आ रहे हैं तो वो माइंड में बता दो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कैसे। सबको AIS TIS ही लग रहा है? एक बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट से का पता ऑप्शन चल आया सकता था। है। कट बैंक अकाउंट से लिंक रहता तो उससे पता नहीं चल सकता। बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और सर अगर उसका पूरे साल का इनकम निकाल दे फिर? कैसे? इनकम ही तो निकालनी है। सामने वाला बंदा बोल रहा है, प्रियांशु बैठा हुआ, प्रियांशु बोल रहा है कि मेरी इनकम है 8 लाख रुपए। सर फिर प्रियांशु की सैलरी इनकम है कटना 8 लाख। होगा ना? मैं वही सैलरी तो वेरीफाई करनी है। प्रियांशु बोल रहा है मेरी 8 लाख की इनकम है, बट इस 8 लाख की इनकम के लिए ना प्रियांशु के पास फॉर्म 16 है, ना ही 26 AS में कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ना ही AIS TIS में कुछ आ रहा है। मुझे ये 8 लाख ही तो वेरीफाई करना है। ये 8 लाख आया कैसे? क्या पता प्रियांशु 10 लाख से ऊपर कमा रहा हो, बता केवल 8 लाख रहा हो। बताने को तो झूठ भी बोल सकते हैं। मेन डाउट तो यही है कि सर एक्चुअल में वो कमा कितना रहा है, हमें इनकम पता कैसे चलेगी? आपने सोर्सेस बताए थे, 3 सोर्स ऑफ सोर्सेस बताए इनकम। थे। हाँ तुलसी, आप कुछ बोल रहे थे? सर उसके सोर्स ऑफ इनकम से, या फिर कैसे? स्टॉक डिटेल्स वगैरह जो होगी। ठीक है, नहीं अभी सैलरी की बात हो रही है। स्टॉक ट्रेडिंग डिटेल्स तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, कोई ना कोई ब्रोकर ऐप से कर रहे होगे, तो वो तो रिपोर्टिंग होती ही होती है, उसमें आप तो छोड़ ही दो। वो तो आप सामने वाले को बोलोगे कि भाई ये स्टॉक डिटेल आप में आ रही है, आप इसकी डिटेल मुझे निकाल, वो तो ऑटोमेटिकली आपको AIS TIS में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे 1 रुपए का डिविडेंड आया हो या फिर स्टॉक में 2 रुपए की भी सेल परचेज आपने की हो। सर जी सैलरी पर्सन के लिए, नॉन सैलरी पर्सन के लिए सर वो फॉर्म होता है 24Q 26Q, उसके थ्रू सर भाई वो TDS का ही फॉर्म होता है। टीडीएस का फॉर्म। सर वो जहाँ वो जॉब करता वहां से ले सकते हैं। वहां से ले सकते हो? अच्छा, प्रियांशु के ऑफिस में जहाँ पे प्रियांशु, हाँ दिव्यांशु आप कुछ बोल रहे हो? चैट बॉक्स में करता हूँ। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, बाकी सभी लोगों को वॉइस आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है सर। जिसको अगर स्लो आ रही है फिर भी आ रही है तो वो चल जाएगा, बट अगर बिल्कुल ही इंटरप्ट हो रही है तो प्लीज बता देना। अदरवाइज मेरे हिसाब से मुझे कनेक्शन मेरा सब कुछ सही लग रहा है। वैसे एक बार रिकनेक्ट करना आप, ज्वाइन मतलब फिर से ना रिज्वाइन करना, तो मे बी उस वजह से प्रॉब्लम हो। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी ने मुझे ये, हाँ
ये बोला था अपनी एम्प्लॉयर से जाकर के सर पता कर लेते। प्रियांशु ना जहाँ पे जो जॉब करता है ये, वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है ना, मतलब प्रियांशु जैसे उनके अंडर में 100 एम्प्लॉयज टोटल। ठीक। और इन 100 एम्प्लॉयज के लिए अगर वो हर पर्सन के लिए आपको इंफॉर्मेशन देने लगा, पहली बात तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, अगर हर क्लाइंट की हर एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन अगर वो ऐसे ही लीक आउट करने लगा, बाहर में लीक करने लगा, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का सवाल उठ जाएगा। जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी छोटे से छोटा फर्म भी है, वो भी आपको डिटेल शेयर नहीं करेगा। आप बैंक एम्प्लॉय छोड़ दो, आप अगर अपने फ्रेंड को भी बोलोगे, ये तीसरा पर्सन अगर आपके बारे में पूछेगा, तो वो भी एक पल के लिए रुक जाता है कि मैं इसको इसका फोन नंबर दूं या बताऊं या ना बताऊं, वो वहां पे रुक जाता है। तो ये तो एक इनकम सोर्स की बात है। इनकम सोर्स में तो आपसे वो 10 सवाल आपसे पूछ लेगा कि आप एक्चुअल में हो कौन, आप पूछ कौन रहे हो, आपके पास अथॉरिटी क्या है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, आप एक तरीके से कई लोग तो आपको ऐसा भी जवाब दे सकते हैं जिसको आप सुनने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। तो वो एक रास्ता आपका वो बंद है, उस वहां नहीं जा सकते। और कोई भी, एक तो बैंक स्टेटमेंट वे बताया, ठीक है। फॉर्म 16 AIS TIS नहीं है, 26 AS में कुछ शो नहीं हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट आपने बताया बिल्कुल सही, एक तरीके से मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कल ही आप लोगों ने बताया था पे स्लिप, बताया था किसी ने डॉक्यूमेंट्स में, सैलरी स्लिप या पे स्लिप जिसको आप बोलते हो, पे स्लिप भी बताया होगा। यस और नो? आप लोगों ने ही बताया था, आप में से किसी ने ही बताया था, इसलिए डॉक्यूमेंट में करके नोट भी किया है। पे स्लिप या आप इसे बोल सकते हो सैलरी स्लिप। सर सैलरी स्लिप में ना पूरे साल का ब्यौरा दिख जाता है, भले आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, फॉर्म 16 में रिपोर्टिंग हुई हो या ना हुई हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, मतलब प्रियांशु जिस जगह जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपना एक लेटर हेड टाइप है या ड्राफ्ट जैसा भी उसका फॉर्मेट हो, वो एक ड्राफ्ट बना करके ऑथराइज पर्सन से साइन करवा के मुझे ये दे देता है कि हाँ प्रियांशु की इतनी सैलरी है, 8 लाख पूरे साल में मिला है उनको, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ प्रियांशु को सच में 8 लाख रुपए मिले। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रियांशु क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और अगर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी दिया है, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या एक्चुअल में कहीं ऐसा तो नहीं कि सैलरी और ज्यादा आ रही है। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए उनसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर आपको अमाउंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा हो और आप अमाउंट बता रहे हो 8 लाख। ठीक, दो वे हो। क्या इसके अलावा और कोई वे हो सकता है सैलरी वेरीफाई करने के लिए? अगर आपको किसी पर्सन की सैलरी जाननी है, तो आपको सबसे पहला देखना है फॉर्म 16, जो हमने कल पढ़ा था, फॉर्म 16। फॉर्म 16 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको 26 AS में और AIS TIS में दिख जाएगी। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही है, नो इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही है, तो सेकंड मेथड इज आपका पर्सन की सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। और नहीं, सैलरी स्लिप तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट सैलरी स्लिप मैं ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि सच में प्रियांशु की इनकम 8 लाख रुपए है। ठीक, क्या यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? सर ऐसा भी हो सकता है जिस केस में आपने कल जितनी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई थी, वो इंफॉर्मेशन तभी रिफ्लेक्ट, मैं बस आपको एक चीज समझाना चाह रहा था कि वो इंफॉर्मेशन तभी रिफ्लेक्ट करेगी पोर्टल पे, या आप एक उस पोर्टल से तभी निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन जब वो उस पर्सन के पैन के अगेंस्ट में पंच हुई, मतलब सामने से किसी ना किसी ने रिपोर्ट किया, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी हो, चाहे वो आपके जहां आपने प्रॉपर्टी परचेज करी हो वहां का रजिस्ट्रार ऑफिस से आई हो, चाहे आपके एम्प्लॉयर से आई हो, आपके बिजनेस GST टर्नओवर से आई हो, कहीं से भी रिपोर्ट हुई हो,
जिस कंपनी ने आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हो उसने आपको रिपोर्ट किया हो, कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन आई हो सर, वो इन्फॉर्मेशन ना आपके पैन के अगेंस्ट में पंच हुई। जो हम AIS और PIS की बात करते हैं, ये दोनों इंफॉर्मेशन सोर्स है। इसमें इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पंच हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी से हुई हो, आपके बैंक से हुई हो, या फिर आपके एम्प्लॉयर से हुई हो, एक्सेट्रा बहुत सारे सोर्सेज हो। मैंने इवन आपको ये भी बताया था AIS TIS इंक्लूड SFT रिपोर्टिंग। SFT की रिपोर्टिंग जहां जहां पे मैंडेटरी है बैंक्स को, जहां पे रिपोर्ट करना है। जैसे अगर आप कुछ एक सर्टेन अमाउंट है, कुछ सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, तो बैंक के लिए वो मैंडेटरी है 194N एक सेक्शन है जिसमें आपको TDS डिडक्ट करना हो। TDS हम जब सीखेंगे तो उसमें हम एक्चुअल में सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, बट जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि SFT की रिपोर्टिंग इंक्लूड करता है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश विड्रॉल अगर आप कर रहे हो, या सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैंक को वो रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स अथॉरिटी। जिस पर्सन के खाते में सर यूजुअली 10 रुपए रहते थे, 10 से 1000 रुपए के बीच में रहते थे, अचानक से इसने 20 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट किए। इस 20 लाख से ना ही इनकम टैक्स को मतलब है, ना ही बैंक को मतलब। ये लोग अपने घर पे नहीं ले जाएंगे 20 लाख रुपए। आप ये बोल सकते हो सर ये मेरे 20 लाख रुपए हैं, उन्हें इससे क्या मतलब? उन्हें इससे मतलब बस इतना ही होगा कि आप इसका सोर्स बता दो। आप ये बता दो कि ये पैसा आया कहाँ से, चाहे वो आपके पापा ने गिफ्ट किया हो, आपके फ्रेंड ने गिफ्ट किया, कहाँ से आया, ये पैसे का सोर्स बता दो। सोर्स 5 ही हो सकते हैं ना, 5 सोर्सेस, हेड्स ऑफ इनकम। 5 सोर्स से अगर पैसा आया है फिर तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे ब्लैक मनी मान, हम इसे ऐसा ट्रीट कर देंगे कि ये ब्लैक मनी हो। इसमें फिर एक सर्टेन परसेंटेज, ऑलमोस्ट 60% गवर्नमेंट को चला जाएगा, 60 to 67% जाता है गवर्नमेंट, 33% ही आपके पास बचेगा। वो गवर्नमेंट का उसके पास राइट होगा, क्योंकि हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि सर कोई भी लॉ या कोई भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट के पास कलेक्शन की पावर होती है, लेवी एंड कलेक्शन, याद है? लेवी एंड कलेक्शन की पावर होती है गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स एक्ट में लेवी एंड कलेक्शन की पावर भी है। इन केस अगर आप अपना सोर्स डिक्लेयर कर पाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको उस इनकम पे हम ब्लैक मनी अज्यूम करके टैक्स एक्सेस चार्ज करें। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। यस सर। ये 26S, ठीक है। 26S में अगर आप नाम पढ़ोगे तो सीधे ये ऑलरेडी ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि है ये TDS, ठीक है, ट्रेसेस, TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। एक सिस्टम है जहां से TDS और TCS की रिटर्न्स प्रोसेस होती हैं। जो अभी किसी ने 24Q 24/6Q की बात की थी, 26Q की बात की, वो सारी रिटर्न्स आपकी ट्रेसेस पे ही प्रोसेस होती है। उसमें डिटेल्स सबमिट होती है, उस डिटेल के बेस पे ये एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जनरेट होता है। उसी के थ्रू ही आपका फॉर्म 16 भी जनरेट होता है, और उसी के थ्रू ही आपका 26AS भी जनरेट होता है, ठीक। अब क्या है, अगर आपको देखना होगा कि किस पर्सन का टैक्स स्टेटमेंट है, सामने आपका पैन नंबर, वो पैन नंबर एक्टिव है, किस फाइनेंशियल ईयर का है, किस असेसमेंट ईयर का है, पर्सन का नेम क्या है, जिसे हम SSC बोलते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे GST हो। जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसे हम SSC बोलते हैं, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, कोई भी हो, हम उसे एज अ SSC ट्रीट करते हैं। इस SSC के लिए इसका एड्रेस क्या है, जो भी रजिस्टर्ड होगा इनकम टैक्स एड्रेस पे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। हमारा मेन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर ये बता दो कि एक्चुअल में ये जो TDS है वो डिडक्ट कब हुआ, मींस किस हेड में डिडक्ट हुआ है। डिटेल्स ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
आपके जितने भी टीडीएस अब आज तक डिडक्ट हुए होंगे उसमें यहाँ पे सेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा आपको किस सेक्शन के अंडर में आपका डिडक्ट हुआ है टीडीएस। ठीक है, जैसे 192, 194, कहाँ पे आपने कोई सर्विस अगर दी थी 194 में कैसे डिडक्ट हुआ है, कैसे आपका 192 में डिडक्ट हुआ है, अमाउंट क्या था, जिस पर्सन ने डिडक्ट किया उसका टैन नंबर क्या है, कितना टैक्स डिडक्ट किया और कितना टैक्स डिपॉजिट किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये टैक्स डिपॉजिट डिडक्ट में और डिपॉजिट में डिफरेंस हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ जो अमाउंट लिखा हुआ 353,617, 353,617, यहाँ पे दोनों अमाउंट सेम है, जितना डिडक्ट किया उतना ही डिपॉजिट किया। अगर मैं 353,617 को काट के यहाँ पे लिख देता है अमाउंट 3 लाख, मात्र 3 लाख ही डिपॉजिट हुआ है, तो 53,000 का ना शॉर्टेज होगा। 53,617 का जो टैक्स एक्चुअल में डिडक्ट होना चाहिए था वो टैक्स यहाँ पे कम डिडक्ट हुआ। एक्चुअल में आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको ये नॉलेज पर्पज के लिए इसको बता रहा हूँ। रीजन बीइंग आपको ऐसे केसेस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे टीडीएस कम डिडक्ट हुआ है, सामने वाले पर्सन का ज्यादा टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में कंपनी ने टीडीएस ही डिडक्ट कम किया। ठीक है, अभी अभी आपको जो ध्यान में रखना है कि सर अगर मुझे टीडीएस देखना होगा तो मैं पार्ट 1 देखूंगा 26 ईयर्स का पार्ट 1, जहाँ पे डिटेल्स ऑफ टीडीएस मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, किस क्या कंपनी डिडक्टर का नेम क्या है, उसका टैन नंबर मुझे मिल जाएगा, कितना सैलरी पे, ये एक्चुअल में अमाउंट है जो उससे रिसीव हुआ होगा एज अ सैलरी, टोटल टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, इसमें बोनस भी इंक्लूड होगा, एचआरए भी इंक्लूड हो सकता है। वो सारी डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी, फॉर्म 16 से। समझ में आ रही बात। अगर मुझे ये देखना हो कि ये जो 19 लाख रुपए इन्हें मिले हैं, इस 19 लाख में बोनस का पार्ट कितना, बेसिक का पार्ट कितना, एचआरए का पार्ट कितना, ये सारी डिटेल मुझे फॉर्म 16 में मिलेगी। यहाँ तो बस टोटल अमाउंट मिलता है कि पूरे क्वार्टर में अलग अलग, देखो आप डेट है इसमें आ रही है, हर क्वार्टर में कब क्या क्या कितना अमाउंट आपको पे किया गया है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर जनवरी अक्टूबर जुलाई, ये 3 इधर रिटर्न अलग है, इसका आपको सेक्शन अलग दिखेगा। जिस जिस सेक्शन में, ये सैलरी के लिए सेक्शन है, ये एक प्रोफेशनल फीस के लिए या फिर किसी और सर्विस के लिए सेक्शन होगा। 276 से एक अमाउंट आया, 194 सेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है। तो आपको 26 ईयर से देख के ये पता चलेगा कि सर एक्चुअल में मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था, कितना जो पूरे साल में, कितना टीडीएस एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा उस एसएससी के अगेंस्ट में। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 आता है, डिटेल्स ऑफ टीडीएस फॉर 15G एंड 15H। ऐसा होता है 15G और 15H इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए एक काम करते हैं, 15G और 15H को ना एक टीडीएस के क्लास में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा करते हैं। ये जब आप ये समझो कि ये 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, जो एक इंडिविजुअल को डिक्लेयर करना होता है टीडीएस ना डिडक्ट करने, टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड। बैंक में आपको ये सब बैंक में सबमिट कर सकते हो, कई सारे जगह पे जहाँ भी आपका, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका आरडी है, कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ से आपको डिपॉजिट मिलने वाला है, तो वहां पे आप इसे सबमिट कर सकते हो 15G और 15H, नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि सर मेरी ना इतनी इनकम है नहीं और मैं रिटर्न जिससे फाइल करूँ, इस वजह से आप मेरा ना टीडीएस डिडक्ट मत करो, मुझे आप फुल अमाउंट पे कर दो, और ये जस्ट डिक्लेरेशन में फॉर्म आपको भर के दे दे। बस एक नॉर्मल सी चीज होती है, इतना इसमें डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सर ये ओपन किए हैं सर, ये फाइल में जा करना सर किए हैं 26S। हाँ भाई, सर ये ओपन किए हैं, जो मैंने आपको कल डाउनलोड करके दिखाया था वहीं से ओपन किया। ये सर ये फाइल में जाकर फिर 26S में जाकर किए थे ना सर ओपन।
यस। ठीक है, ये भी आपके डिटेल्स ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA IB MS फॉर बायर टेनेंट ऑफ पर्सन। जो भी टीडीएस से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टिंग आप देखोगे अलग अलग सेक्शन में टीडीएस का है। कहीं अगर आपकी कोई डिमांड आई है एक्स्ट्रा, वो डिमांड का भी आपको 26AS में ही दिख जाएगा। कोई टीडीएस या टीसीएस में आपका अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, वो डिफॉल्ट भी आपको यहाँ, है ना, टीडीएस टीसीएस में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, वो डिफॉल्ट भी आपको, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया था, शॉर्ट पेमेंट का डिफॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट शॉर्ट डिडक्शन का डिफॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट पेमेंट का डिफॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट डिडक्शन का डिफॉल्ट हो सकता है, आपने पैसा कम ही कलेक्ट किया, डिपॉजिट किया ही नहीं उतना, वो डिफॉल्ट हो सकता है, इंटरेस्ट अगर कोई पे हुआ है, लेट फीस अगर कोई पे हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक्चुअल में मेन जो आपके काम का है 26AS में, वो स्टार्टिंग के पार्ट 1 ही है। पार्ट 1 में ही मेनली चीजें आपको सारी मिल जाएंगी, जो भी आपको एक फाइलिंग से रिलेटेड चाहिए वो सारा कुछ आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। इसमें डिटेल्स ऑफ टीडीएस आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर, टैक्स डिडक्टेड और टैक्स डिपॉजिटेड का अमाउंट हमेशा सेम रहना चाहिए। ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही होना चाहिए। कोई रीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ज्यादा डिडक्ट किया और आप डिपॉजिट कम कर रहे हो, कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रीजन है कि मान लीजिए मैंने अमाउंट जो डिडक्ट किया है, मोनू की सैलरी मान लीजिए 8 लाख थी, ठीक है, मैंने सैलरी पूरा डिडक्ट किया और किसी वजह से मुझे फिर बाद में ना उस पेमेंट को रिवर्स करना पड़ा। मतलब मैंने एक कंडीशन लगाई कि मैं बोनस आपको दे रहा हूँ, अभी 1 लाख रुपए मैं आपको बोनस दे रहा हूँ सैलरी में मोनू को, ठीक है, जिससे मिलाकर के टोटल 8 लाख रुपए हो जाते। अब इन केस क्या होता है कि अगर आप विद इन 6 मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन मेरी अगर आप छोड़ के जाते हो, तो वो बोनस का अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने बोनस आपको इसी कंडीशन पे दिया था कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 6 महीने तक रहोगे। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हो, तो आपको बोनस जो मैंने 1 लाख रुपए दिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि जब आपको ये लग रहा है, मान लो मैंने मार्च में लास्ट फाइनल टीडीएस जो हमें डिपॉजिट करना होता है बिल्कुल लास्ट क्वार्टर के एंड में कर देना होता है, मैंने टीडीएस डिडक्ट किया अमाउंट पे टोटल जितना 8 लाख के हिसाब से। अप्रैल में ही मुझे ये पता लगता है कि मोनू मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं। जो मार्च की रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है और टीडीएस डिपॉजिट की डेट होती है, वो अभी टीडीएस डिपॉजिट की डेट अभी आई नहीं थी, 7 तारीख के आसपास होती है। तो उससे पहले ही मुझे पता लग गया कि मोनू ऑर्गेनाइजेशन से मेरे जा रहे हैं, 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न वापस आ जाए ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो 1 लाख रुपए अगर मुझे वापस आएंगे, उस 1 लाख के पोर्शन पे मैंने कुछ टैक्स अमाउंट डिडक्ट किया होगा ऑलरेडी उनकी सैलरी से लास्ट मंथ की, उस अमाउंट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मोनू को मैं रिटर्न कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी वैसे ही खत्म हो गई। मुझे जो टीडीएस का अमाउंट अगर डिडक्ट करना था तो उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना था, मेरे पास खुद के पास तो रखना नहीं था। बट क्योंकि मुझे मेरी सैलरी जो मैंने या फिर बोनस जो मैंने जिस पर्सन को दिया था, उस पर्सन से वो पैसा ही मुझे वापस आ गया, तो उस पोर्शन पे जितनी टैक्स लाइबिलिटी मेरी बनती थी, उस अमाउंट को अगर मैं ना भी डिपॉजिट करूं तो चल जाए। मतलब मेरे पास एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन होना चाहिए, जैसा अभी मैंने जो एग्जांपल लेकर के आपको समझाया, इस एग्जांपल में मेरे पास सफिशिएंट रीजन है कि क्योंकि मैंने एक कंडीशन डाली थी 6 महीने वाली, उस कंडीशन को मोनू ने फुलफिल नहीं किया और मोनू ने मुझे 1 लाख रुपए रिटर्न कर दिए, तो मैं इसके अगेंस्ट की टीडीएस को मैंने ऑलरेडी डिडक्ट किया था, बट मैंने इसको डिपॉजिट नहीं किया। इसके अलावा भी आप केस ले सकते हो, जैसे मैंने मान लो टीडीएस डिडक्ट कर लिया पूरे अमाउंट पे 8 लाख पे, बट मैंने उस अमाउंट को कहीं और यूटिलाइज कर लिया, मैंने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया। वहां वो नहीं होना चाहिए। जो आपका डाउट था कि क्या सर हमेशा डिडक्ट किया हुआ डिपॉजिट सेम होना चाहिए, वो अमाउंट ऑलवेज सेम ही होगा। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। सेकंड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं कि हमने किसी और पर्सन किसी और काम में यूटिलाइज कर लिया, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ड्यूज है। आपने किसी अपने एक एम्प्लॉय के उस हिस्से में से काटा है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, बाद में वो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट क्या करती है, बस एक रिपोर्टिंग के लिए ही तो आपसे टीडीएस डिडक्ट करवाती है। मोनू कल को 8 लाख की इनकम हो सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न मोनू भरे ही ना,
बोले मुझे चाहिए ही नहीं रिफंड, छोड़ दो, मैं रिटर्न ही नहीं भरूंगा। ऐसा हो सकता है। तो जस्ट एक रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जस्ट चीजों को नोट करने के लिए क्या करते हैं कि हम टीडीएस डिडक्ट करके रख लेते हैं कि जो पर्सन सामने से, चाहे वो टैक्स रिटर्न भरेगा या नहीं भरेगा, उस बेस पे हम टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हाँ भाई, म्यूट किया था इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, तो कोई डाउट? जानबूझ के म्यूट किया था। कोई डाउट सलोनी? डाउट क्लियर है या फिर इसके अलावा भी और कोई डाउट? सर क्लियर है। और किसी को कोई कंफ्यूजन 26 CS से पहले रिलेटेड? आपने बोला कि टीडीएस और ये कुछ नहीं दिखेगा तो वो लोग कैसे रिटर्न फाइल करेंगे फिर? जैसे सैलरी स्लिप से सिर्फ हो जाएगा? उसका आंसर बिल्कुल, पे स्लिप। पे स्लिप मैंने आपको बताया ना, पे स्लिप एक ना, उसमें इंफॉर्मेशन शो होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये पे स्लिप है, यहाँ मुझे ना ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर नेम आएगा पूरा, सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। पर्सन क्या है, नेम जो एम्प्लॉय हमने एज्यूम किया था जैसे प्रियांशु, ठीक। किस डेट को ज्वाइन किया था प्रियांशु ने, किस डेट तक रहे थे। जैसे आपने पे स्लिप मांगा है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक, ये आपने पे स्लिप मांगा है उस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर प्रियांशु से कि भाई मुझे आप एटलीस्ट आप इतना मुझे बनवा करके दे दो जिससे हम लोग आपकी रिटर्न भर पाए। ये मान लो हमने डिमांड किया है प्रियांशु से। अब इसमें क्या है कि इस डेट से रिलेटेड आपको वो बता करके देंगे कि प्रियांशु की बेसिक सैलरी कितनी थी, डीए कितना था, HRA कितना था, सो एंड सो जो भी अलाउंसेस उनको मिलते थे, मतलब ये हो गया टोटल। इसमें से कोई पोर्शन क्या डिडक्ट हुआ है, क्या पीएफ वगैरह डिडक्ट हुआ हो या फिर ये सर मेडिकल से ईपीएफ रिलेटेड कोई, वगैरह सर। हाँ मेडिकल से रिलेटेड कोई डिडक्शन है, कुछ भी डिडक्ट करने के बाद मान लेते हैं 1 लाख रुपए अगर इनका डिडक्ट हुआ है, 8 लाख रुपए इनकी टोटल वैसे सैलरी थी, तो नेट में इनको कितना मिला होगा, 7 लाख रुपए। अब इस पे स्लिप से मुझे पता चल जाएगा कि नेट पे इनका कितना, 7 लाख रुपए ही मुझे इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है। मैं 8 लाख से स्टार्ट करूंगा, 1 लाख रुपए डिडक्शन दिखा कर 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर, ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा फर्दर चीजें भी आपको कंसीडर करनी होगी, जैसे इस पे स्लिप में आपको, अगर आपके बैंक से कोई इंटरेस्ट है, मान लो सेविंग में इतने दिन तक आपने पैसा रखा है सेविंग अकाउंट में आपके, अगर मान लो 8 लाख रुपए मेंटेन थे या 10,000 रुपए हर महीने मेंटेन थे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपका इंटरेस्ट उस पर लगता रहता है। वो पूरे साल का मिला करके मान लेते हैं 5,000 रुपये हो जाता है। तो ये 5,000 रुपये तो आपको ऑलरेडी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे ये, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग टैक्स होता है उसमें। अदर सोर्स में 5,000 रुपये आपको कहाँ दिख जाएगा, ये तो आपको AIS में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। मैंने आपको बोला ना एक चीज की, अगर AIS में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, इवन अगर इनको 2 रुपए का डिविडेंड भी आया है, मैं वैसा एग्जांपल भी आपको दूंगा, दिखाऊंगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें 2% को 2 रुपए का डिविडेंड आया हुआ है, वो भी ना AIS में उसके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पंचिंग कहीं ना कहीं से हुई है, डेटा उसका कहीं ना कहीं से अपलोड हुआ है, गवर्नमेंट को सोर्स उसका बताया गया है कि सर एक्चुअल में इनको हमने 2 रुपए का भी डिविडेंड दिया। भले ही उस 2 रुपए पे क्या टैक्स लगे क्या ना लगे वो अलग मैटर है, बट एटलीस्ट आपको सोर्स पता है। और जहां मुझे सोर्स ही नहीं पता, मुझे सैलरी दिख रही है, प्रियांशु आके बोल रहा है मुझसे कि सर मेरी 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए सैलरी, में कैसे मान, उसके पास ना फॉर्म 16 है ना उसके 26 ईयर्स में 26 ईयर्स में डाउनलोड कर रहा हूँ, जीरो आ रहा है सब कुछ।
26 ईयर्स में 0 आ रहा है, फॉर्म 16 है नहीं। सर बिना टीडीएस फाइल के डिडक्शन मिल जाएगा? बिना टीडीएस फाइल के नहीं समझा। सर जैसे आपने बोला ना कि कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे टीडीएस और ये टीसीएस वगैरह की कहाँ डिडक्ट हुआ है, तो फिर आईटीआर फाइल करने के लिए ये पे स्लिप से हो गया, फिर टीडीएस भी भरना पड़ेगा? नहीं, आप नहीं देखो, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का एक ये मतलब होता है कि 8, जैसे आपको 8 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है, टीडीएस एक अमाउंट है जो इस 8 लाख में से ही आपको टैक्स के नाम पे डिडक्ट कर लिया जाए, टैक्स के नाम पर डिडक्ट करके आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाए, जिसको आप एज अ क्रेडिट में यूज कर पाओगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे। और जिस केस में मैंने आपको ये बोला, जिस केस में मेरा टीडीएस टीसीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ है, फॉर्म 16 मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि फॉर्म 16 तभी आएगा जब कोई ना कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ, कलेक्ट हुआ, तभी फॉर्म 16 इशू होगा। फॉर्म 16 मेरा इशू ही नहीं हुआ, यानी कि मेरा कोई टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हुआ ही नहीं। तो इस 8 लाख पे मैं ये देखूंगा कि मेरी ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम के हिसाब से मेरा टैक्स स्लैब क्या है। इस स्लैब के हिसाब से अगर मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है तो मुझे आज इसे टैक्स देना ही पड़ेगा, जिस दिन मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं। ये टैक्स अलग हो गया। ये जो यहाँ पोर्शन आपका डिडक्ट करके सामने आपके पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, वो पोर्शन अलग होता है, आप उसका यूज करते हो। बिना टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट किए हुए भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस फर्क आता है कि टैक्स अगर डिडक्ट नहीं हुआ है और एक्चुअल में आपकी इनकम उस स्लैब में है जहां पे आपको टैक्स लग रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। समझ में आई बात? यस। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अभी होगी, रीजन बीइंग अभी आपने फॉर्म को देखा नहीं है एक्चुअली, इनकम टैक्स रिटर्न का अभी आपने फॉर्म नहीं देखा कि फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्म में चीजें रिफ्लेक्ट कैसे कर रही होती है। अभी आपको बस बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी बहुत पता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे फॉर्म के डिटेल्स में जाते जाओगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए आप बस इतना चीजें नोट करके रखो। ड्रग्स में अगर मैं आपको बताऊं, आप ये नोट कर सकते हो कि सर फॉर्म 16 इशू कब होगा, जब आपका कोई ना कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट पब्लिक कलेक्ट हुआ। किसी किसी केस में ऐसा भी देखने को मिलेगा सर टीडीएस टीसीएस 0 है बट फिर भी मुझे फॉर्म 16 दिख रहा है, बिल्कुल होता है। कई कंपनीज ऐसा भी करते हैं जहाँ पे आपका भले ही टैक्स लाइबिलिटी 0 बन रही बट वो फॉर्म 16 में रिपोर्टिंग करते हैं। वो जैसा हमने 3 लाख वाला एग्जांपल लिया था, उस केस में भी फॉर्म 16 भरना चाहे तो वो भर सकते हैं, मना नहीं है। तो फॉर्म 16 में जब भी आएगा जब वो टीडीएस टीसीएस या तो डिडक्ट या कलेक्ट हुआ, भले वो 0 अमाउंट का भी क्यों, 0 अमाउंट ऑल्सो। उसके बाद 26 AS जो मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे आपको टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड चीजें दिखेगा। इवन 0 अमाउंट है टीडीएस का तो भी एआईएस टीआईएस जो हमने कल पढ़ा था उसमें भी है, एआईएस टीआईएस में भी आपके ना सारी इंफॉर्मेशन वो आएंगी जो इंफॉर्मेशन अपलोड हुए हैं कहीं ना कहीं, जिसमें सोर्स आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, कैपिटल गेन आ रहा है, कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया है, सारे सोर्सेज के साथ में आपको ये बताएगा। बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से वो अपलोड हुआ है एआईएस टीआईएस में, वो चीजें रिफ्लेक्ट करें। अगर ये मेरे पास ये तीनों ही चीजें नहीं है, इन केस मेरे पास ये तीनों ही चीजें नहीं है सर, सब में 0 अमाउंट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मेरे पास एक पे स्लिप है और ये पे स्लिप ऑथराइज्ड है। ऑथराइज मतलब अगर मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ तो ये रिलायंस के थ्रू ही इशू होनी चाहिए और रिलायंस का उस पर स्टैम्प या कुछ ना कुछ ऐसा ऑथराइज सिग्नेटरी का साइन या कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खुद से ही मैंने रिलायंस की एक पे स्लिप बना दी और आपको दिखा रहा हूँ। ऑथराइज होनी चाहिए। इस ऑथराइज पे स्लिप प्लस बैंक स्टेटमेंट
मैं बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस चेक करके फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं, जिसमें मैं अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो मुझे पे करना, हो सकता है टैक्स लायबिलिटी ना भी आए तो बिना पे किए भी काम हो जाए। आपको ये भी समझ में आना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न केवल एक इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन है, मैं शुरू से हर क्लास में अपनी बोलता हूँ। दूसरी चीज, जो पर्सन अभी हमने देखा था जिसपे एसएससी आ रहा था ना, एसएससी नेम से हम देखते हैं, एसएससी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकम टैक्स रिटर्न को भरना। इवन जब आप उसको वेरीफाई करते हो ना आधार से या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, बहुत सारे मेथड होते हैं वेरीफाई करने के, इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई करते समय भी ना एक एक्नॉलेजमेंट और वेरिफिकेशन का एक नोट आता है, वो नोट भी एसएससी के नाम का होता है। हम आगे की क्लासेस में उसे भी देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्म भरने के बाद कैसा वेरिफिकेशन का चैनल क्या आता है, वेरिफिकेशन करके एक एक्नॉलेजमेंट निकलती है, वो एक्नॉलेजमेंट पे भी एसएससी ही होता है। मतलब वो ये बोलता है कि जिसे मैं एक्चुअली डिनोट करता हूँ सुसाइड नोट से, कि सुसाइड नोट है कि सर जो ऊपर इंफॉर्मेशन जितनी भी दी हुई है वो मेरे हिसाब से करेक्ट है, अगर गलत पाया गया तो उसके लिए केवल और केवल मैं जिम्मेदार। मतलब अगर प्रियांशु बोल रहा है कि सर मेरी सैलरी 8 लाख है, आप 8 लाख के हिसाब से मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, तो नीचे जो इनकम टैक्स का वेरिफिकेशन होगा वो भी प्रियांशु के नाम का ही होगा, और उसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि इन केस अगर इसमें कोई चीजें हैं जो रिटर्न भरने में गलत पाई जाती हैं, उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार मैं ही हूँ। चाहे भले आपकी रिटर्न मोनू भर रहे हो, रजनीश भर रहे हो, सलोनी या कोई भी भर रहा हो, क्योंकि आप लोग टैक्सेबल से आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न तो कोई भी भर पाओगे। तो आप में से कोई भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, या प्रियांशु खुद भी अपनी रिटर्न भर रहे हैं या दूसरे की रिटर्न भर रहे हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट नीचे जो एक्नॉलेजमेंट होगा यानी वेरिफिकेशन जो आप कर रहे हो, वो वेरिफिकेशन हमेशा एसएससी के बिहाफ का ही होगा। अंजलि, जो आपको डाउट था कि सर पेस्लिप के बेस पे हम भर सकते हैं, तो यस बिल्कुल भर सकते हैं। रादर साथ में आपको और चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, सामने वाले पर्सन से और क्या क्या चीजें आप डिमांड कर सकते हो, जितने जनरल डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो डॉक्यूमेंटेशन आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? सलोनी, दिव्यांशु, अंकित, खुशबू, ज्वल, बिट्टू, तुलसी, मोनू, किसी का डाउट? तो डाउट नहीं है। डाउट? तो जो बिजनेसमैन होंगे वो डायरेक्ट आईटीआर फाइल करेंगे, फिर उनमें तो टीडीएस टीसीएस इन सब से रिलेटेड कुछ। नहीं, क्यों नहीं होगा, टीडीएस चीजें उनके में भी हो सकता है। जैसे बिजनेसमैन की अगर आप बात करोगे, तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो आगे से सामने से परचेज करता है रेगुलर, तो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल परचेज का एक टीडीएस सेक्शन होता है 194 सी जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसका टीडीएस डिडक्ट होता है अगर वो पेमेंट कर रहा है। दूसरा, अगर बिजनेस से रिलेटेड ही आपका अगर हम बात करें तो और भी सारे सेक्शंस आते हैं जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि उनका टीडीएस से डिडक्ट ना हो, पेमेंट पे टीडीएस से भी बिजनेस के पर्सन के लिए डिडक्ट होगा। सेकंड थिंग, अगर आपके बिजनेस एक पर्सन है, अगर उसका कोई जीएसटी नंबर है उसके पास, जो जीएसटी नंबर उसने ले रखा है, तो उस जीएसटी नंबर के हिसाब से कितनी रिपोर्टिंग हुई है, आज तक आपने कितनी रिटर्न्स उसमें भरी है, कितना आपने सेल दिखाया, परचेज दिखाया, वो सारी रिपोर्टिंग आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट करेगी, उस हिसाब से वो भर सकते हैं। बाकी जिनका कुछ नहीं शो हो रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट बेस पे कर सकते हैं। फिर इसका हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मतलब ऐसे समझ समझ के। प्रैक्टिस करने के लिए आपको आगे जब इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट करोगे आप तब कर सकते हो, डेटा के बेस पे डमी डेटा आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने भी, हाँ, लास्ट के फेब बैच में मैंने सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करवा दिया था बोल के, आप सभी लोग को भी मैं बोलूंगा जो अब न्यू बैचेस में, मार्च अप्रैल मई के बैचेस में आप लोग
आप सभी लोग अपना एक इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड क्रिएट करें, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि अपना खुद का एक यूजर आईडी पासवर्ड है, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। उसमें जब जैसे जैसे हम फॉर्म्स डिस्कस करते जाएंगे, आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, जब आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे वो सारी, उसमें आप डेटा, केवल आपको डेटा ही तो अपलोड करना है, सैलरी तो अज्यूम करनी है। तो वो मैं आपको चाहे तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे दूंगा, उससे भी आप कर सकते हो। जो एक्चुअल क्लाइंट का डेटा होगा वो भी दे सकता हूँ। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या खुद भी आप एज्यूम करके भी कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल लाइव क्लास में जब हम करेंगे तो हम एक्चुअल डेटा पे ही करेंगे। सर जी इसमें जो टैक्स डिडक्ट होगा सर, तो टीडीएस सेक्शन के थ्रू ना होगा? हाँ बिल्कुल भाई। एआईएस आज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं, एआईएस टीआईएस का जो पोर्शन बच गया है हमारा, तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा ही पोर्शन बचा ऑलमोस्ट, वैसे एआईएस टीआईएस का मैंने आपको बता दिया, बस आपको एक बार देखना है उसे। तो नेक्स्ट क्लास से ही हम चाहेंगे तो आईटीआर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। आईटीआर 1 में ही हम मेनली आईटीआर 1 से ही स्टार्ट करके देखेंगे कि कैसे क्या क्या डेटा। सर जिसका, हेलो सर, सर हाँ जिसका भाई, टीडीएस कटेगा सर वही ना आईटीआर फाइल करेगा सर? जरूरी नहीं है। वो डायरेक्ट अपने की आईटीआर फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है लोग, ऐसा जरूरी नहीं क्या। देखो मैंने आपको इसलिए बताया ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के जो चल रही है कि सर टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो ही हम आईटीआर फाइल करें, या फिर टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हो गया है तो सर आईटीआर हमें फाइल करना जरूरी हो जाता है, या अलग अलग वे आप बोल सकते हो। टीडीएस टीसीएस केवल, अभी मैंने एक एग्जांपल लेके भी समझाया था कि अगर मुझे 8 लाख रुपए कहीं से रिसीव हो रहे, उस 8 लाख पे मेरा न्यूज रिजीम या ओल्ड रिजीम जो भी मेरे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, टैक्स रेट 8 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, जैसा नो। तो सर न्यू अगर स्लिप से 8 लाख रुपए आगे को? हाँ, न्यू या ओल्ड दोनों में ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो सर इस पर टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ तो लग रहा हो। इस टैक्स स्ट्रक्चर पे कितना टैक्स कैलकुलेट होता है जितना मेरा पे करना पड़ता मुझे, अगर सामने वाले ने उतना टैक्स मेरा डिडक्ट करके सामने डिपॉजिट कर दिया, तो बस मुझे उस टैक्स को या तो मुझे एडजस्ट करूंगा या रिफंड क्लेम करूंगा, दो में से एक ही चीज होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, इससे शायद डाउट क्लियर हो जाए। वेट, जैसे मान लो वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, प्रियांशु का। प्रियांशु की 8 लाख की इनकम है टोटल, ठीक। ये आपकी क्या होगी, ये 5 सोर्सेज से बन के आपकी टोटल इनकम आई होगी, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरीके से जीटीआई बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ये ना इनकी 5 हेड्स जो होते हैं, पांचों हेड्स को मिला के टोटल इनकम इनकी 8 लाख की आई है। अब क्या होता है, इसके बाद आपको कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं। डिडक्शंस क्या होते हैं, चैप्टर 80C से लेकर के 80U तक ये सेक्शंस होते हैं। इस सेक्शंस में अलग अलग लिमिट्स दी हुई है, जैसे अगर आपका पीएफ डिपॉजिट होता है तो आप 1.5 लाख तक की लिमिट में आप इसमें डिडक्शन ले सकते हो। बच्चों की कोई ट्यूशन फीस है तो उसकी लिमिट की आप डिडक्शन ले सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस है उसके लिए सेक्शन 80D है। अलग अलग सेक्शन अलग अलग बातें करता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर 1 लाख रुपए की इनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट से इनकी जो नेट टोटल इनकम आई वो आई 7 लाख। इसे हम बोलते हैं टीटीआई। टीटीआई मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम पे ही अब आपको स्लैब लगना, स्लैब रेट। ये स्लैब रेट वही होगा जिस अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या फिर कौन सी रिजीम आपने चूज करी है, उस हिसाब से आपका स्लैब रेट डिसाइड होगा। क्योंकि प्रियांशु एक इंडिविजुअल है, ठीक। और इन्होंने कुछ जैसे, हम ओल्ड और न्यू रिजीम का भी हम डिफरेंस देखेंगे कि ओल्ड और न्यू रिजीम में क्या है कि कुछ डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ओल्ड रिजीम, अभी आप ये एज्यूम करें, तो कोई भी रिज्यूम हमें चूज करना होगा। इंडिविजुअल पर्सन है प्रियांशु, 8 लाख के सर उनकी जीटीआई है, 1 लाख रुपए उसमें से डिडक्ट करके 7 लाख रुपए टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है। अब इस टोटल टैक्सेबल इनकम पे ओल्ड रिजीम के हिसाब से
2.5 लाख तक रेट नील है। यस 2.5 लाख मिले सर, 5 से अगले 2.5 10 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, यस फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 20%, यस और एबव 30%। 10 लाख जो आपका वो 30%। ठीक, ये आपका स्लैब रेट, ये ओल्ड रिजीम का स्लैब है। इसके साथ साथ ये तो हो गया बेसिक, ये बेसिक टैक्स है, इससे अगर आप निकालोगे तो ये बेसिक टैक्स आएगा। इसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना पड़ेगा, फिर आपकी निकल करके आती है टोटल टैक्स लाइन। ये पूरी कैलकुलेशन है, जिसमें आपने ये देखा कि अभी हम अगर प्रियांशु की इनकम कैलकुलेट करें तो प्रियांशु का इनकम टैक्स कितना आएगा, 2.5 लाख पे तो जीरो हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500, और अगले 2 लाख पे 20% यानी 40, 52,500 प्लस 4% का एजुकेशन सेस। टोटल अमाउंट कोई मुझे बताएगा? 52,500 प्लस 4%, टोटल अमाउंट कोई बताएगा? I think 54 54,600, But 54,600, यस और नो? सर ये 52,500 का सर 4% बोले हैं ना सर, तो इसका 2100 आएगा ना? यस हाँ, तो 52,500 में 2,100 ऐड करो, कितना हुआ भाई? यस सर। इसको इसको बोलते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर प्रियांशु का टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो प्रियांशु को इतनी टोटल टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। अब वो कैसे, अब क्या होता है, अगर ये सैलरीड पर्सन है तो सेक्शन 192 बोलता है, सैलरी का एक सेक्शन है जिसमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो बोलता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि पूरे साल में इनकी जो जो पर्सन जिसको आपने एम्प्लॉय में रखा हुआ है उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाएगी और आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ जाएगा, तो आप पहले उनकी इनकम कैलकुलेट करो पूरी, उसमें से इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करो, टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम पे जितना टैक्स होना चाहिए था स्लैब वाइज, मतलब जैसे जैसे स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है, जो जो स्टेप हमने कैलकुलेट करा है, 8 लाख और 7 लाख। सर अब पहले आप ब्रेक हो रहा है सर। पहले जीटीआई निकालो, सेक्शन 192 बोलता है कि पहले आप पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम निकालो सारी इनकम कंसीडर करके, फिर इन्वेस्टमेंट्स उसमें से माइनस करो, टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है वो टोटल टैक्स निकालो, 54,600 हमने निकाल लिया। अब इस 54,600 को प्रियांशु ने जब आपसे ज्वाइन किया ना, जिस दिन भी हम मान लेते हैं कि पूरे साल में प्रियांशु आपके पास रहे यानी 12 मंथ से, 54,600 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, हर महीने आपको इतना टीडीएस उनकी सैलरी से काटना है। एज्यूम कर लेते हैं 12 महीने पूरे थे तो 4,550, ये आपको जब आप उनको सैलरी देने लगोगे ना तो हर महीने आप सैलरी से 4,550 रुपए काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दें। समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? Yes, sir. सर नहीं आई। फिर लास्ट वाला तो बता दे। देखो एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस क्या होता है, जब आपको पहले आपको ये चेक करना है कि आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी है,
या नहीं? मैंडेटरी कब होगी? कंडीशंस आपको याद होंगी जो मैंने पढ़ाई थी सेक्शन 139(1) के हिसाब से, और 3 कंडीशंस, 1 करोड़ और 2 लाख और 1 लाख वाली। ठीक, अगर उस हिसाब से पहले आपने देख लिया सर मैंडेटरी रिटर्न है या नॉट मैंडेटरी। सर मेरे लिए आईटीआर ना मैंडेटरी नहीं है। हमारा मेन क्वेश्चन यहीं पे फंसता है कि सर ना ही मेरे फॉर्म 16, 26 एएस और एआईएस टीआईएस कहीं नहीं आ रहा है, मेरा इनकम स्लैब भी उतना नहीं है, फिर भी क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमें मैंडेटरी वाले केस में तो सोचना ही नहीं, वो तो जैसा डेटा हमारे पास एप्लीकेबल होगा हम उस हिसाब से भरते चले जाएंगे। अभी हमारा केस है नॉट मैंडेटरी वाला, तो सर हमारे ऊपर ऐसे तो सर तो एप्लीकेबल नहीं मैंडेटरी हो है रहा ही है, नहीं, तो फिर क्यों भरे? मैंडेटरी नहीं है तो फिर पैसा क्यों भरे? पैसा बर्बाद होगा ना। जरूरी नहीं पैसा भरना पड़ेगा आपको। देखो एक बात आप ये समझना कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं होता कि टैक्स डिपॉजिट करना। इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है जिससे अच्छा। आपको पता लगता है कि आपकी इनकम इतनी है। कल को आपको चल करके कोई अगर बेनिफिट क्या है इसके, अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको वीजा लगवाना है, ये 2 मेन रिक्वायरमेंट है जहाँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए ही चाहिए। कोई आप कार फाइनेंस करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, इन सब जगह पे इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो भले ही आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो बट इनकम टैक्स रिटर्न भरना भरना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला टैक्स पे ही कर रहा हो। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि सर इनकम टैक्स रिटर्न वो भर रहा है कि नहीं भर रहा है, वो मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी का हमारा डिस्कशन। अब क्या है, हमने केस लिया था प्रियांशु, इसमें हमने ये देख लिया कि ये इनकम टैक्स इन्हें रिटर्न भरना मैंडेटरी सर नहीं था। ये बोल रहे हैं सर मेरा कहीं भी कुछ भी है नहीं, और इनकी इनकम है 8 लाख की बजाय हम नॉर्मल मान लेते हैं 3 लाख, क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के आसपास है और 5 लाख तक तो वैसे ही रिबेट मिल जाता है। तो ये बोल रहा है सर मैं 3 लाख की इनकम में क्या ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। इस एग्जांपल से आप समझना, पीछे का भी आप एज इट इज डेटा छोड़ दो। इसी में आपको ये समझना है कि अब जब ये भरने जाएंगे तो इन्हें पहले पूरी अपनी जीटीआई कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कितने भी जितने भी मेरे सोर्सेज हैं, 5 सोर्सेज होते हैं, 5 सोर्सेज से मिलकर के मेरा जीटीआई बनता है। इस जीटीआई में मेरा 3 लाख रुपए आ गए। इस 3 लाख में से मुझे कुछ अमाउंट डिडक्शन के लिए मिल जाता है अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो, उससे बनता है मेरा टोटल टैक्सेबल, जिसपे एक्चुअल में टैक्स लगता है। मैंने जीटीआई में अमाउंट डाल दिया 3 लाख रुपए, डिडक्शन मेरी मान लो 0 है, टोटल टैक्सेबल इनकम भी प्रियांशु का 3 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, मतलब जिसे हम स्लैब रेट बोलते हैं, उस स्लैब रेट से आपको 3 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो इनका टैक्स आएगा 50,000 पे 5% के हिसाब से, 2.5 लाख तक तो नील हो जाएगा, 2.5 लाख तक नील हो जाएगा। और नेक्स्ट 50,000 पे 5% के हिसाब से 2,500 रुपए। अब ये 2,500 टैक्स एक्चुअल में बनता है, प्लस 4% का एजुकेशन सेस आपने जोड़ा, टोटल अमाउंट जो आपका बन के आया, वो टोटल अमाउंट आपको टैक्स लायबिलिटी देना था। बट क्योंकि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, इस वजह से आपको रिबेट मिल जाती है 5 लाख तक के टैक्स पे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिनेरियो हो जाता है अगर आप नॉन मैंडेटरी के केस में बात करते हैं। मतलब सिंपल, अभी आप इसको इतना सिंपल में रहने दो कि सर मेरी एक इनकम होगी, उसको मैं 5 हेड से मिला करके उसके सोर्स को मिलाकर टोटल जीटीआई निकालूंगा, जीटीआई में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करके टोटल इनकम निकालूंगा, टोटल इनकम पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, इतना टैक्स मेरा बनना चाहिए। अब वो जो टैक्स अमाउंट आ रहा है, वो टैक्स अमाउंट या तो मेरे टीडीएस टीसीएस की वजह से डिडक्ट होकर डिपॉजिट हो गया और किसी और ने डिपॉजिट कर दिया मेरे बिहाफ, नहीं डिपॉजिट किया है तो वो टैक्स अमाउंट मुझे खुद से भरना पड़ेगा। ये होता है मेन सिनेरियो। तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस नहीं भी डिडक्ट हुआ है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो अपने आप से, खुद से आपको टैक्स डिपॉजिट आप कर सकते हो।
आई थिंक अब समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी अगर नहीं समझ में यस आया, सर। कंफ्यूजन है, अभी भी नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन अगर है, तो इनकम टैक्स रिटर्न के जब हम फॉर्म्स करेंगे उस टाइम पे आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाए। बिकॉज जब तक आप इस चीजों को देख करके प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। बट एक बेसिक सा डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए, डिफरेंशिएट कि सर जीटीआई क्या होता है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी, और टैक्स में से अगर कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर आ रहा है तो वो क्या। ठीक है, मेन है सर मतलब इनकम डिक्लेयर कर। बिल्कुल भाई, चाहे वो 2 रुपए की क्यों नहीं। आपके ऊपर है कि आप देखो, इसके बेनिफिट्स हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया, लोन का हो गया, वीजा का हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके और भी हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भले 2 लाख रुपए की ही इनकम दिखा के भर रहे हो, बट आप इनकम टैक्स भर रहे हो, कोई भी पर्सन अगर आपसे आपको प्रोफेशनली पूछेगा कि सर आपकी इनकम कितनी, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न ही मानेगा। बैंक में आप लोन फाइनेंस करवाने जाओगे तो वो भी आपसे पूछेगा सर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दो ना, कितनी भरते हो आप, उसके बेस पे मैं आपका चेक करवा लेता हूँ कितना लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो एज अ डॉक्यूमेंट में ये जरूरी है, भले आप 2 लाख रुपए ही भरो या 5 लाख भरो, वो आपके ऊपर है। बाकी मैंडेटरी वाले केसेस में तो भरना ही पड़ता है वैसे भी, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट का अभी तक, नेक्स्ट क्लास से मैं फॉर्म ही उठाऊंगा। मैंने बेसिक में काफी ज्यादा आप लोग को टाइम दे दिया, तो नेक्स्ट क्लास में इनकम टैक्स रिटर्न का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और मैं तो सभी से यही बोलूंगा कि जो सलोनी आपने भी पूछा था सर हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है आप अपना सब लोग आईडी पासवर्ड अपना जरूर क्रिएट कर लो इनकम टैक्स पे। उससे इनकम टैक्स पे आईडी पासवर्ड अगर आप क्रिएट कर पाओगे तो मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूंगा तो आप खुद से बना करके ड्राफ्ट बना पाओ। ठीक है, सर इसमें कुछ पेनल्टी नहीं ना लगता है सर, गलत क्या कुछ आईडी कर दिए? पासवर्ड बनाने में? नो सर, मतलब कुछ, मतलब आईडी पासवर्ड तो कंप्लीट हो गया, बन गया, उसके बाद कुछ इधर मतलब कुछ किए तो इसमें। नहीं भाई ना, प्रैक्टिस कर आप गलत कैसे, मतलब आप सबमिट करोगे ही नहीं तो आप गलत कैसे करोगे। ओके सर। वो वो तो एक तरीके का आप ये समझो कि आप जैसे कंप्यूटर पे एक्सेल चलाते हो ना, एक्सेल पे आपने वर्किंग करके रख ली, और वो आप जब तक मुझे नहीं दोगे तब तक गलती पकड़ में आएगी कैसे, तो आप गवर्नमेंट को देने थोड़ी जा रहे हो, जस्ट आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक थोड़ी उसमें कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास जा रही है। ठीक है, और फिर जो आपने डाटा दिखाया था वो मतलब बनाया हुआ था या पोर्टल पे वैसा आता ही है सारा भरने के लिए? जो मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया था, हाँ, वो जो ए दीपक आई एस टी रावत आई, वाला। हाँ हाँ, ए आई एस टी आई एस और जो 26 हमने वो पोर्टल पे फ्रेश डाउनलोड होके मिल रहा है, वो ऑटोमेटिकली पोर्टल क्रिएट करके आपको देता है। सेम वो वही। सारी चीजें कहाँ, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन उनकी सोर्सेज अपलोड हुई है ना इनकम टैक्स पे, वहां वहां से वो ऑटोमेटिकली डेटा सेव होता है उनके पैन के अगेंस्ट, जिसको आप एक समराइज फॉर्म में देख सकते हो। 26 AS ये सब फॉर्म, वो हमें नहीं बनाना, हम बस उसके बेस पे और फॉर्म 16 के बेस पे आगे रिटर्न्स को अपलोड करते हैं भाई। ठीक है, Yes. लास्ट की क्लासेस में अगर किसी को कोई डाउट हो पीछे की क्लासेस में, तो एक बार क्लास को रिवाइज करना, और लास्ट क्लास के नोट्स और इस क्लास के नोट्स में एक बार फिर से शेयर करते हो। लास्ट वाले आई थिंक रह गए थे, तो नेक्स्ट क्लास फिर से कंटिन्यू। ओके, और कोई डाउट किसी को, या एंड करूँ क्लास?